बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, लंदन से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का मीडिया ये खबर कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा, जिसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान के मीडिया के नुमाइंदगान जो लंदन में मुकीम हैं इस वक्त सो रहे हैं और उनका एक ख़ास मिशन है और वो मिशन है नवाज शरीफ को सियासी तौर पर ज़िंदा रखना और उन तमाम खबरों को पाकिस्तान के मीडिया की जीनत बनाना जिसके बदौलत नवाज शरीफ और आले शरीफ की सियासत को तक़वियत मिलेगी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने आज याद किया है नवाज शरीफ साहब को किन अल्फाज में और किस तरह जिक्र खैर हुआ, इस पर भी बात होगी। और नाम लिया गया है नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार का, ये भी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन नेशनल क्राइम एजेंसी के पास नवाज शरीफ साहब के हवाले से है, ये इन्फॉर्मेशन क्या है इस पर भी तफसील से बात होगी। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मरीम नवाज ने जो तमाशा क्रिएट किया और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ तो बोलती थी, लेकिन आज जो जारहाना जो तरीक़ाकार अपनाया गया इसकी बुनियादी वजह क्या है और ख़ातून अव्वल के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए इस पर भी मैं तफसील से बात करूँगा। और जो आग लगाई गई थी, चिंगारी भड़काई गई थी, अब धुआं कहीं और से उठ रहा है। ISI चीफ की तकर्री के मामले पर भी जो पेशरफ्त हुई है इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स बात कर लेते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी की। इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और उन्होंने नवाज शरीफ को क्यों याद किया, किन अल्फाज में याद किया और उनके बारे में क्या कहते हैं और इसहाक डार को भी वो नहीं भूले। याद रखिएगा, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया का वो इदारा है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि बरतानिया के अंदर जब भी मनी लॉन्ड्रिंग होगी, कोई वो पैसा जो बरतानिया के अंदर गैर कानूनी तरीके से लाया जाए, यानी मनी लॉन्ड्रिंग करके लाया जाए, जिसका ताल्लुक दुनिया में कहीं भी करप्शन से हो, और अगर पैसा वो राउट होकर बरतानिया आता है तो फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और इसके अलावा वो पैसा जो रिश्वत का पैसा हो, चाहे उसका ताल्लुक बरतानिया के अंदर हो या बरतानिया से बाहर हो, इसका भी अगर कनेक्शन बरतानिया से साबित हो जाए तो इसकी भी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाती है। और इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ब्राइबरी जिसका जिक्र जो है इस लेटर में भी किया गया और फिर ये बार बार कहा गया कि अगर क्रॉस बॉर्डर ब्राइबरी हुई, यानी एक मुल्क के अंदर रिश्वत दी जाती है और इसका ताल्लुक बरतानिया से साबित हो जाए, तो इस पर भी नेशनल क्राइम एजेंसी हरकत में आती है। आपको याद होगा मुतअद्दिद बार नेशनल क्राइम एजेंसी ने कार्रवाई की और मिलियंस ऑफ पाउंड्स जो हैं वो रिकवर किए गए हैं, जिनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ सियासतदानों से है। पॉलिटिशियंस के अलावा इसमें बैंकर्स भी हैं, एम्बेसडर्स हैं, जो अपने पैसे को किसी न किसी तरह राउट करके बरतानिया ले आते हैं। ये जो बिग फिश बरतानिया में मुकीम हैं, जिन्हें सेफ हेवन्स भी कहा जाता है, यहाँ पर आकर जायदादें खरीदते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वो काला धन जो उन्होंने अपने मुल्कों में करप्शन के जरिए बनाया, इसको वाइट किया जाए। नेशनल क्राइम एजेंसी एक वॉच डॉग है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि ऐसे पैसे को मॉनिटर किया जाए। जब भी कहीं बरतानिया के अंदर कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं या फिर कोई ऐसी स्पेंडिंग सामने आती है बैंकिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, तो फिल फॉर वॉच डॉग हरकत में आता है और फिर ऐसे अकाउंट्स को बाकायदा जायजा लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी लंबी तमहीद क्यों बांध रहा हूँ, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि नेशनल क्राइम एजेंसी का बुनियादी मकसद क्या है और ये काम कैसे करता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में तो हमेशा ऐसा होता रहा कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो एजेंसीज हैं, जिस तरह पाकिस्तान का FI है, ढंडोरा पीट कर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया जाता है और बाकायदा इश्तिहार लगाए जाते हैं कि किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन बरतानिया के अंदर ऐसा नहीं होता। नेशनल क्राइम एजेंसी बड़ी खामोशी के साथ और बहुत राजदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्वेस्टिगेशन करने का हक है। अगर इन्वेस्टिगेशन के इश्तिहार लगा दिए जाएं तो फिर जिस शख्स के हवाले से इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है वो चुकन्ना हो जाएगा और यकीनन वो अपना दिफा और तमाम सबूतों को मिटाने का काम शुरू कर देगा। ये बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है और बरतानिया के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। फाइनेंशियल यूनिट के हेड हैं नेशनल क्राइम एजेंसी के, और इनका नाम मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, एंड्रयू डिवाइन, हेड ऑफ यूनिट। इनकी तरफ से एक तहरीर सामने आई और एक पाकिस्तानी ने नेशनल क्राइम एजेंसी का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि जनाब, हमारे मुल्क का पैसा बरतानिया के अंदर राउट किया जाता है, लोग यहाँ पर इलाज की गर्ज से आते हैं, वापस नहीं जाते, और वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर कन्विक्टेड हैं, वांटेड हैं,
इश्तिहारी हैं बरतानिया के अंदर, वो पनाह लिए बैठे हुए, इन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं इन्हें ओपन किया जाए। अच्छा, अब इस लेटर के यानी ये जो सवालात उठाए गए, इसके बाद एक तहरीर जारी की गई, यानी एंड्रयू डिवाइन की तरफ से जो फाइनेंशियल हेड है, उन्होंने क्या कहा नवाज शरीफ साहब के हवाले से। पहले तो वो लेटर में लिखते हैं कि बहुत शुक्रिया, जो कुछ आपने सवालात पूछे हैं मेरे से, मैं उनका जवाब दूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको पहले तो बैकग्राउंड बता दूं। ये वही बैकग्राउंड है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया कि बरतानिया के अंदर एक प्रोसीजर है जिसको खामोशी और राजदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा जाता है, जिसका जिक्र एंड्रयू डिवाइन की तरफ से भी किया गया। एंड्रयू डिवाइन साहब ये कहते हैं कि आई एम द हेड ऑफ इंटरनेशनल करप्शन यूनिट, मैं ICU यानी इंटरनेशनल करप्शन यूनिट का हेड हूं और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। वो कहते हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी में हेड की हैसियत से मेरा काम ये है कि मैं उन तमाम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को देखूं, मनी लॉन्ड्रिंग को देखूं, इंटरनेशनल जो रिश्वत का जो मामलात हैं उनको देखूं, और अगर कहीं पर भी किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसीज पाई जाएंगी तो हमारा ये काम है बतौर नेशनल क्राइम एजेंसी और इंटरनेशनल करप्शन यूनिट के कि हम इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये इन्वेस्टिगेशन बाकायदा इश्तिहार लगाकर नहीं होती। अगर किसी शख्स पर हमें शक हो जाए तो हम बाकायदा सबूत इकट्ठे करते हैं। वो सबूत जो पाकिस्तान की अदालतों वाले सबूत नहीं है, जिस तरह कोशिश की जाती है सबूत इकट्ठे करके, और जब अदालत में जब उन सबूतों को पेश किया जाता है तो फिर उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। बरतानिया के अंदर बाकायदा सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, इसका हवाला उन्होंने दिया। अच्छा, अब इसके बाद वो क्या कहते हैं कि द ICU also traces and recovers the proceeds of international corruption and engages with the law enforcement partners across the world to support anti-corruption investigation। अब वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल जो करप्शन यूनिट है, ये काम सिर्फ बरतानिया के अंदर नहीं होता, बल्कि हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, पाकिस्तान का भी उसमें जिक्र है। और पाकिस्तान जब भी अपनी इंफॉर्मेशन बरतानिया के साथ शेयर करता है तो बाकायदा MOU साइन किए गए हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग इसको एक नया रंग देते हैं कि जनाब लोग बाकायदा इनिशिएट करके शहबाज शरीफ के केस के अंदर यहाँ पर पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे होंगे, लेकिन MOUs मौजूद हैं जिसका जिक्र एंड्रयू डिवाइन की तरफ से भी किया गया कि हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स पाबंद हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के जो की गई। अब आगे वो ये कहते हैं कि अगर एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन यानी दुनिया में जहां भी सपोर्ट करना पड़ेगा एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, हम उसका साथ देंगे। फिर उन्होंने ये लिखा, टू अंडरटेक आवर रोल वी यूज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, और जो मुकदमे चलाए जाते हैं वो सिविल नौयत के भी हैं और क्रिमिनल लॉ के तहत भी मुकदमे इन अशखास के हवाले से बनाए जाते हैं। अब वो ये कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ वी यूज द लॉ कैन बी फाउंड एट द वेबसाइट, और फिर उसका जिक्र, उस वेबसाइट का जिक्र भी किया गया जिसमें उन्होंने हवाला दिया है। अब व्यूअर्स हम आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब का जिक्र खैर क्यों किया गया, क्योंकि सवाल किया गया था नवाज शरीफ साहब के हवाले से, सवाल किया गया था इसहाक डार साहब के हवाले से कि जनाब ये लोग अपने मुल्कों से भागे हुए हैं, इलाज की गर्ज से आए, लेकिन फिर भी इनके हवाले से कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही। अब वो क्या कहते हैं कि मूविंग ऑन टू द स्पेसिफिक ऑफ योर लेटर्स, जो आपने खत में आपके जो खास किस्म के मुतरजात थे जिसके बारे में मैं अब उस पर बात करना चाहूंगा, वो कहते हैं कि वी आर अवेयर, हम जानते हैं, दैट इसहाक डार इज इन द यूनाइटेड किंगडम, के पाकिस्तान के साबिक वफाकी जो वजीर हैं, वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं एंड वॉज डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और पाकिस्तान ने उन्हें प्रोक्लेम ऑफेंडर यानी इश्तिहारी करार दिया गया है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से इन लेट 2017 यानी 2017 के आखिर में ये सब कुछ हुआ। एंड हैविंग फेल्ड टू अटेंड द प्रोसीडिंग अगेंस्ट him in the respect of allegation of accumulated assets beyond means, जो उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने असासों से ज़्यादा जदादें बनाई और ये इल्ज़ाम है, और इस हवाले से उन्हें पाकिस्तान की जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उसके सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और इस बुनियाद के ऊपर उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया। और वो फाइनेंशियल यूनिट के हेड ये कहते हैं, ICU के हेड ये कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे इल्म में है और हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो पाकिस्तान से क्यों भागे और यहाँ बरतानिया में इस वक्त क्या कर रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि फर्दरमोर वी आर अवेयर दैट नवाज शरीफ इज़ ऑल्सो इन द यूनाइटेड किंगडम। अब व्यूअर्स ये बात सिर्फ इसहाक डार की नहीं है, बल्कि जो सवाल किया गया था नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी, उस पर भी उन्होंने कहा
कि हम नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बखूबी आगाह हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त बरतानिया में हैं एंड हैविंग बीन एक्सेप्शनली रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन। और गैर फितरी तौर पर, अब ये एक्सेप्शनली को मेरे नज़दीक तो गैर फितरी है, क्योंकि ऐसे इससे पहले आपको ऐसी एग्जांपल्स नहीं मिलती। और उसका जिक्र एंड्रू डिवाइन भी कर रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने खैर ये अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन लफ्ज़ ये ज़रूर यूज़ किया कि हैव बीन एक्सेप्शनली रिलीज्ड, यानी एक शख्स जिसको आज़ाद किया गया जेल से और वह बरतानिया में मौजूद है। और फिर उन्होंने लिखा ऑब्टेन मेडिकल ट्रीटमेंट, ताकि वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जेल से बाहर निकाला गया और फिर बरतानिया भेज दिया गया इलाज की गर्ज से। अगेन वी अंडरस्टैंड दैट ही वाज आल्सो डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और मैं ये समझता हूँ यहाँ पे बताना कि नेशनल क्राइम एजेंसी के ये इल्म में है कि नवाज शरीफ साहब भी इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। इन लेट 2020 के आखिर में उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया, हैविंग फेल्ड टू रिटर्न टू पाकिस्तान, चूँकि वो पाकिस्तान वापस नहीं गए, इसलिए उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया। Their actual status in the United Kingdom is the matter of UK visas and immigration, which is a part of the Home Office। अब वो ये कहते हैं कि बरतानिया में वो क्यों हैं और क्यों उन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा, ये मामला बरतानिया के होम ऑफिस का है और उसका उन्होंने हवाला दिया। अच्छा, अब इसमें सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब के हवाले से किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नहीं हो रही, इस पर उन्होंने क्या कहा। क्योंकि याद रखिएगा, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि पाकिस्तान की तरह यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं वो कभी ढंढोरा नहीं पीटती, वो इश्तिहार नहीं लगाते कि जनाब हम फलां शख्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह वो शख्स चुकन्ना हो जाता है। और अगर किसी शख्स के हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो उसे खामोशी के साथ जारी रखा जाता है, जिसका उन्होंने हवाला ये दिया जब अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए NCND, जिसका मतलब है नाइदर कन्फर्मिंग नॉट डिनाइंग। और फिर वो ये कहते हैं कि दिस वुड अंडरमाइन आवर एबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट पीपल विदाउट देयर नॉलेज। और ये कहते हैं कि ये हमारी कैपेसिटी पर और एक शक होगा कि अगर हम लोगों को ये बताना शुरू कर दें कि जनाब आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो फिर क्या फ़ायदा इसी इन्वेस्टिगेशन का जिसके इश्तिहार लग जाए। व्यूअर्स, आज का ये लेटर और ये तहरीर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बरतानिया, यानी इससे पहले जब हम अक्सर सवाल उठाते थे कि जनाब बरतानिया कर क्यों कुछ नहीं रहा, बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए लेकिन बरतानिया कुछ नहीं कर रहा। इस लेटर के आने के बाद ये तो चीज़ साबित हो गई कि नेशनल क्राइम एजेंसी, जिसका हवाला मैंने बार बार दिया, माजी के अंदर भी दिया, अब उनके इल्म में है कि इसहाक डार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान से में इश्तिहारी हैं। बिल्कुल उसी तरह नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान से इश्तिहारी हैं, इलाज के लिए घर से यहाँ पर आए लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं गए। तो अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जहाँ तक मामला है उनकी इन्वेस्टिगेशन का, अगर व्यूअर्स इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो बड़ी खामोशी के साथ हो रही है, जिसका जिक्र नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी किया। और अगर नहीं हो रही, इसको उन्होंने नहीं माना, लेकिन वो ज़रूर कहते हैं नाइदर कन्फर्म नॉर डिनाई कि जनाब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। व्यूअर्स, आज अदालत के बाहर अदालत लगाई गई मरीम नवाज़ की जानिब से और जारहाना अंदाज अपनाते हुए लफ्ज़ों की गोलाबारी की गई खातून अव्वल बुशरा बीवी पर, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और मरीम नवाज़ को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो ख़ुद भी एक खातून है और उनका दूसरी खातून पर ज़ाती हमला, इसकी मजम्मत हो सकती है, इस पर तबसरा नहीं हो सकता। और कम अज़ कम मुझे इस पर हैरत इसलिए नहीं हुई क्योंकि माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब भी बेनज़ीर भुट्टो मरहूम के हवाले से कुछ ऐसी बातें करते रहे हैं। और मरीम ने तो ये बात खुद कही कि नवाज शरीफ साहब अब मेरे वालिद की हैसियत से बहुत आगे निकल गए हैं और अब वो मेरे कायद बन चुके हैं और मैं अब उनकी तरफ देख रही हूँ। तो जब आपकी सियासी तरबियत आपका कायद जो करेगा और उसका अपना माजी कैसा हो, तो वहाँ से आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज इरफान कादिर साहब ने अदालत के अंदर जो तरीक़ाकार अपनाया, उन्हें मालूम है कि केस बहुत कमज़ोर है, चूँकि 2.5 बरस गुजर गए। अगर ये लोग सच्चे होते, अदालतों के सामने अपने जो सबूत हैं वो पेश कर देते, मनी ट्रेल दी जा सकती थी लेकिन दी नहीं गई, तो फिर काहे का केस। जितनी मर्जी आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर डिलेइंग टैक्टिक्स कर लें, लेकिन आपको सबूत और रसीदें अदालत के सामने रखनी पड़ेंगी। आप झूठ और खतूत जो हैं उनकी आड़ में बच नहीं सकते। ये बात इरफान कादिर साहब भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अब जो नई दरख्वास्त की गई और पाकिस्तान के एक इदारे के सिटिंग चीफ का नाम लिया गया, इसको इरफान कादिर साहब किस ग्राउंड के ऊपर डिफेंड करेंगे, ये इरफान कादिर साहब अकेले बैठकर ख़ुद भी सोचते हैं। इसीलिए आज जो मिजाज था उनके दलाइल का
और जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, और उन्होंने अपनी पूरी जो दलाइल की जो ट्रेल थी उसे मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया। व्यूअर्स, मरीम नवाज ने जो तीसरी बात कही, और ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि इससे नवाज शरीफ साहब एक्सपोज हुए हैं, इमरान खान साहब नहीं हुए। वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लेकिन इमरान खान साहब की कोशिश है कि वो किसी तरह नवाज शरीफ साहब बन जाएं। तो नवाज शरीफ बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ बनने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है। नवाज शरीफ बनने के लिए कभी मफाहमत के रास्ते पे चलना पड़ता है, कभी मज़ाहमत के रास्ते पे चलना पड़ता है, पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहना पड़ता है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ, शायद कौम नहीं भूलती, मरीम नवाज शायद भूल जाएं कि जब भी आर्मी चीफ की तकर्री का मामला आया माजी के अंदर, नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत के अंदर, तो इख्तलाफात कैसे थे और कितनी बार नवाज शरीफ साहब ने अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ को लगाना चाहा, ISI चीफ को लगाना चाहा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हमेशा से कोशिश रही कि पाकिस्तान की ISI को अपना मुलाजिम बना लें और उन्हें दुश्मनों यानी अपने सियासी हरीफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाए, जब रिपोर्ट्स पेश होंगी जिनको अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। और जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करना शुरू कर दी, और जो अंजाम सियासी तौर पर नवाज शरीफ का हुआ, बिल्कुल वो ठीक कहती हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं बन सकते। व्यूअर्स, अब जो चिंगारी पाकिस्तान के अंदर नून लीग के सोशल मीडिया सेल की तरफ से और कुछ सोशल मीडिया दूसरे टीवी चैनल्स तो नहीं, खैर जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसकी तरफ से लगाई गई कि मामलात ख़राब हो गए हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ अब एक पेज पे नहीं रहे। उनके हवाले से आपको बताते चलें कि पेशरफ्त हुई है और जो मुशावरत है मुकम्मल हो चुकी है, समरी भेज दी गई है और अब इस पर दस्तखत का इंतज़ार है। और इस हवाले से अब किसी लेवल के ऊपर भी कोई कन्फ्यूजन मौजूद नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं नामों के हवाले से, और चेक किया जा रहा है कि शायद कोई नया सरप्राइज़ इमरान खान साहब दे सकते हैं। लेकिन अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बड़ी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और फवाद चौधरी साहब ने भी इसकी ट्वीट की है कि तमाम ISI चीफ की तकर्री के हवाले से मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से तय पा गए हैं, मुकम्मल प्रोसेस हो गया है, और मामला सिर्फ ये था कि जो नाम है उसकी एक समरी भिजवाई जाए, जो भिजवा दी गई है, कानूनी और आइनी तरीक़ेकार पूरे कर लिए गए हैं, और अब इसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि वो लोग जिनकी कोशिश थी कि शायद मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाएगा, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। और इस सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान साहब कैसे पीछे रह सकते हैं, और वो ये कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ के हुक्म का पाबंद है, वज़ीर-ए-आज़म गलत चीज़ पर जाहिलाना अंदाज में खड़े हैं। तो इस किस्म के बयानात आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों की कोशिश थी कि निज़ाम को किसी तरह लपेट दिया जाए। क्योंकि फजल रहमान साहब तो हमेशा से कहते रहे कि जनाब इस पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दो, नया इलेक्शन कराओ, क्योंकि फजल रहमान साहब ख़ुद पार्लियामेंट में मौजूद नहीं हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं तमाम जमहूरी निज़ाम को गिराने के हवाले से, और अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो वो समझते हैं कि शायद ये हुकूमत घर चली जाए, और ये उनकी ख्वाहिश थी कि सब कुछ हो जाए। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको जाते जाते एक ख़बर दे दूँ, और ये बड़ी ख़बर है इसलिए कि इस पूरी सूरत हाल में जहाँ पर आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की मुलाकातें हुई, 3 घंटे से ज़्यादा मुलाकात जारी रही, वहाँ पर इस मुलाकात के बाद इस पूरी सिचुएशन में आपको याद होगा कि मरीम नवाज का कैंप बड़ी खामोशी से पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करता रहा, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने अपने कुछ चाहने वालों के ज़रिए आर्मी चीफ को पैगाम भिजाया कि वो बात करना चाहते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर वो चाहते थे, याद रखिएगा पहले भी उन बयानात को जो नवाज शरीफ साहब ने दिए कि जनाब अगर हमारा मामला डील के ज़रिए, अगर मफाहमत के ज़रिए हल हो जाए तब भी हमें कबूल है, और मज़ाहमत के रास्ते पर चल कर भी अगर हमारी बात पूरी हो जाती है वो भी हमें कबूल है। तो इन्होंने इस पूरी सिचुएशन को गनीमत समझा और एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, मेरी जो ज़राए के मुताबिक, कोशिश की गई नवाज शरीफ साहब की तरफ से लंदन में बैठकर कि वो आर्मी चीफ से बात करें, अगर बात डायरेक्ट नहीं हो सकती कम से कम अपना पैगाम पहुंचाएं। जो पैगाम पहुंचाने की भी कोशिश की गई, और वो ये थी कि जनाब हम हाजिर हैं, अगर आप हुक्म करें तो हम हमारे से बेहतरीन
उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स, ये है जमहूरी कुव्वतों के जो दावादार हैं पाकिस्तान के अंदर वोट को इज्जत दोगे, उनकी असल हकीकत कि वो किस तरह बैठकर सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, पिछले कुछ दिनों से आपकी पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गई है और मैं व्यूअरशिप जो चैनल की थी उसको भी देख रहा था। काइंडली इसको शेयर करें, लोगों तक ये बातें पहुंचाएं। जो आज मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, आपको लंदन से पाकिस्तानी मीडिया और वो लोग जो लंदन से सोशल मीडिया चलाते हैं वो आप तक ये खबरें नहीं पहुंचाएंगे। और मैं आपको जाते जाते एक और ख़बर दे दूं, लंदन के अंदर बाकायदा जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया जो आपका मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनका एक अकट है, एक कंसोर्शियम है, बिल्कुल उसी तरह इन्हीं लोगों ने अब सोशल मीडिया का भी एक सेटअप बनाना शुरू कर दिया है, जहाँ से बैठकर ख़बरों को मैनिपुलेट करेंगे, लोगों तक झूठी खबरें पहुंचाएंगे। तो हमें इन लोगों को भी काउंटर करना है, तो उसमें आपका साथ हमें चाहिए होगा। इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक ये जो आज नेशनल क्राइम एजेंसी ने जिन अल्फाज में नवाज शरीफ और इसहाक डार को याद किया है और किस तरह देख रहे हैं इनकी तमाम एक्टिविटीज़ को, इस हवाले से लोगों को बताएं। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।